चलिए, तो बताइए, ब्रेक के पहले जितना हुआ उसमें हमने ये चर्चा करने की कोशिश किया कि जिंदगी पे कोई फल लगता है और वो क्या फल लगता है जिसको हम चाहते हैं। तो हमने कहा कि हमेशा खुश रहना। तो ये हमेशा खुश रहने का मतलब है कि मेरे भाव और विचार का हमेशा सुखदायी होना, और भाव और विचार में कोई अव्यवस्था है इसका नाम दुख है, और भाव और विचार पूर्ण है इसका नाम सुख है, और इसी का नाम स्वयं के प्रति विश्वास है। स्वयं के प्रति विश्वास के साथ में हूं, स्वयं के प्रति विश्वास के साथ हूं, तो इसी का मैनिफेस्टेशन, इसी की अभिव्यक्ति संबंध के प्रति विश्वास के रूप में दिखाई देती है। कैसे बोलेंगे इसको? स्वयं के प्रति ही विश्वास, स्वयं के प्रति विश्वास की अभिव्यक्ति, उसका एक्सप्रेशन ही संबंध के प्रति विश्वास के रूप में दिखाई देता है। कैसे? हाँ जी, बोर्ड को दिखाया करो भैया, बोर्ड। कैसे? स्वयं के प्रति विश्वास ही संबंध में विश्वास के रूप में व्यक्त होता है, और उसका उल्टा भी कर दे, स्वयं के प्रति विश्वास में कमी ही संबंध में विश्वास में कमी के रूप में व्यक्त होती है। देखिए, जब स्वयं के प्रति विश्वास बोल रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? उसका इतना ही मतलब हुआ कि मुझको अपने भाव और विचार को चलाना आता है। मेरे भाव और विचार को कैसे चलाना आता है कि वो हमेशा सुखदायी हो। तो मुझको मेरे भाव और विचार पे अधिकार है। मेरा भाव और विचार दूसरे की नेगेटिविटी से प्रभावित नहीं होता। मेरा भाव और विचार हमेशा सुखदायी सकारात्मक बना रहता है। ऐसा मैं हूँ। यदि ऐसा मैं हूँ तो मैं जिसके साथ रहूँगा तो उसको कैसा लगेगा? उसके साथ मेरा व्यवहार कैसा होगा? सुखदायी होगा कि दुखदायी होगा? मेरे व्यवहार में स्थिरता होगी कि अस्थिरता होगी? स्थिरता होगी तो ये सामने वाले को स्वीकार होगी कि नहीं होगी? सामने वाले भी अपने भाव और विचार में कैसा होना चाहता है? स्थिर होना चाहता है। उसके भाव और विचार सुखदायी हो जाएं, वो भी ऐसा चाहता है, और मेरे को ऐसा देखता है कि मेरा ऐसा है, तो मेरे को स्वीकारेगा कि नहीं स्वीकारेगा? देखो, अच्छी बात यह है कि श्रेष्ठ आचरण को सामने वाला अस्वीकार कर सके ऐसी उसकी हैसियत ही नहीं है। श्रेष्ठ आचरण को क्या मतलब? कोई भी श्रेष्ठ आचरण, चाहे मान लो छोटी सी बात ले लो कि कोई व्यक्ति समय का पाबंद है। मान लीजिए रोज शिविर 9 बजे, रोज 8:30 बजे, कल से 8:30 बजे, कल से नाश्ता 7:30 से 8:30, और 8:30 से क्लास शुरू। तो उसके हिसाब से अपनी सेटिंग बनाएं। देखिए, आप सबको देख के, और यवतमाल में पिछले जितनी बार भी आया हूँ, मुझको ऐसे लगता है कि लोग बहुत सुनने के लिए तैयार हैं, बहुत समझने के लिए तैयार हैं, और अपनी ज़िंदगी में बड़े शहरों में हमारे ऊपर एक अलग तरह के दबाव और प्रभाव भी होते हैं जो कि छोटे शहरों में नहीं होते हैं। छोटे शहरों में हम ज़िंदगी के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। तो यदि कंटेंट आप तक पहुंचेगा तो इसका प्रभाव अगले मात्र कुछ समय में ही आपके परिवारों में दिखना शुरू हो जाएगा, बशर्ते कि परिवार के सारे लोग साथ में शिविर करते हैं। तो जो भी हस्बैंड एंड वाइफ साथ में है, और जो भी पूरी फैमिली साथ में है, उसका प्रभाव तत्काल हमारे फैमिली में दिखाई देना शुरू हो जाएगा।
तो ये प्रभाव यदि हमको दिखेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे बिल्ड होना शुरू होगा, है ना, और हमारी गति आगे बढ़िया बनेगी। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि जितना समय हमारे पास है उसका सदुपयोग हो, बेहतर सदुपयोग हो, और हम कोशिश करेंगे उसका अधिकतम सदुपयोग करने की। रूटीन में हम रेजिडेंशियल वर्कशॉप ही करते रहे हैं और विशेष रूप से ऐसा मानते रहे हैं कि पहला वर्कशॉप तो रेजिडेंशियल ही हो, क्योंकि पहले वर्कशॉप में जो रंग चढ़ता है ना, पहला वर्कशॉप पहले प्यार जैसा होता है। तो प्यार आते ही हंसते हो, हुआ ही नहीं कभी। हाँ, यही बात। जिंदगी में ऐसा सूनापन है। सीए करके कोई प्यार नहीं होता है, सीए करके बस पैसे से ही प्यार होता है। सीए करने के बाद और भी प्रॉब्लम है, जो बहुत सारा प्यार, बहुत सारा जो नहीं भी करना रहता है वो भी प्रोफेशन के अंतर्गत आ जाता है। मैं अक्सर जो लोग सीए लोग शिविरों में आते हैं उनसे पूछता हूँ, जितनी पढ़ाई पढ़ी थी उतना कितना करते हो, और जो पढ़ाई में नहीं था वो कितना करते हो? तो 70% वो है जिसकी पढ़ाई नहीं पढ़ी थी, और जो मैं नहीं कहना चाहता था। मजबूरी है, क्या करें, रोजी रोटी है, हमारी व्यवस्था ही ऐसी बनी। हमारी सारी व्यवस्था ही ऐसी बनी है कि कोई बिजनेस बिना चोरी के नहीं होता है। और आगे मैं क्या बोलूं सीए के लिए। वही 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 तो सभी बोल के ही उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। सबका हिसाब किताब तो, सबकी माँ तो यही है, कौन कौन क्या क्या करता है। वो बोलते हैं ना, दाई से क्या छुपाओगे, ऐसा है। पर ये बदलने की ज़रूरत है, पर ये बदलने की ज़रूरत है। देखो, हम बच्चों को बोलते हैं सदा सच बोलो, वो सबसे बड़ा झूठ है। बड़े झूठ ज़्यादा बोलते हैं कि बच्चे झूठ ज़्यादा बोलते हैं? फिर क्या सिखाएंगे उनको? हमारा मनोबल उनके सामने टूट जाता है जब हम अपने भीतर मजबूती से खड़े नहीं हैं। हमारे व्यवसाय ऐसे हैं, हमारा लोकतंत्र ऐसा चलता है, हमारी पूरी सरकारें जैसी चलती हैं, वो कहाँ उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों का सरकारों के प्रति, इस तंत्र के प्रति, शिक्षा के प्रति, समाज के प्रति सम्मान और विश्वास बढ़ता है कि घटता है? आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी? ये जो अमेरिका में बच्चा क्लासरूम में गोले निकाल के 10-20 को निपटा देता है, ये भड़ास है ना, ये सिस्टम के प्रति भड़ास है। वो कल यहाँ भी निकलेगी, ज़्यादा दूर नहीं हम, ऐसा है। तो यदि 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 बड़ों के आचरण बच्चों के लिए प्रेरणादायी नहीं है ना, उनके लिए वो सुखदायी नहीं है, उनके लिए वो सम्मानजनक नहीं है, तो उनकी उनकी प्रतिक्रिया निकलेगी। तो कैसे ये सब ठीक होगा उसको भी सोचना होगा। चलिए, तो हम क्या बात कर रहे थे? देखिए, सम्मान क्या है, सम्मान क्या है, अपमान क्या है। जितना मैंने समाज से लिया है उससे अधिक मैंने समाज को दिया है, इसका नाम सम्मान है। जितना मैंने समाज से लिया है उससे कम मैंने दिया है, इसका नाम अपमान है। सिंपल है गणित। कम लेके ज्यादा देना, इसका नाम सम्मान है। ज्यादा लेके कम देना, इसका नाम अपमान है। मैं खुद की नज़रों में सम्मानित होता हूं और खुद ही की नज़रों में अपमानित होता हूं, बाकी सब आगे की कहानी है। तो श्रेष्ठता क्या है? श्रेष्ठता ये है कि एक बच्चा चलना चाहता है और उसके सामने पिता चल रहा होता है, वो उसको सिखाना चाहता है, बच्चा सीखना चाहता है। तो दोनों के बीच में आदान प्रदान की कोई जगह है। एक दे के खुश होता है, बाप दे के खुश होता है, बच्चा पा के खुश होता है। इस तरह से आदान प्रदान। अब धीरे धीरे हुआ ये, एक दिन बच्चे को चलना भी आ गया, बोलना भी आ गया, लिखना भी आ गया, पढ़ना भी आ गया, एक दिन कमाना भी आ गया, एक दिन शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। अब बाप के पास क्या ऐसा है जो बच्चे के पास नहीं है, और जो बच्चा पाना चाहता है और बाप देना चाहता है?
है? है कुछ? है कुछ? है? प्यार देना चाहिए, ये भी बच्चों को ही पता है, बड़ों को समझ में आ नहीं रहा है ना? बड़ों की तो इतनी बात सुन के हवा निकल गई है कि हाँ बात तो ठीक है तो कुछ है नहीं। तो बच्चों को ही समझ में आता है कि प्यार देना चाहिए, प्यार देने की ताकत होगी तो दे पाएंगे, प्यार देने की क्षमता होगी तो दे पाएंगे। किसी श्रेष्ठ आचरण के साथ सर पे हाथ घुमाने से और कैडबरी गिफ्ट देने से तो प्यार होता नहीं। तो इसका मतलब है कि हम किसी श्रेष्ठ आचरण के साथ होंगे तो सही अर्थों में बाप होंगे, सही अर्थों में माँ होंगे, नहीं तो हम बायोलॉजिकल माँ बाप हैं। तो यहाँ जो मैं कहना चाहता हूँ कि क्यों उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों का टीचर्स और पेरेंट्स के प्रति सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? ठीक हो गया, घटता हुआ दिखाई देता है। और ये आगे आने वाले दिनों में और घटेगा कि बढ़ेगा? और ये समाज कहाँ जाएगा, परिवार कहाँ जाएगा? तो धीरे से पता चलता है कि गैप है, उस गैप को हम कैसे एड्रेस करें उसको धीरे से सोचने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे मैंने इतना ही कहने की कोशिश की, स्वयं के प्रति विश्वास का एक ही मतलब है कि मुझको मेरे भाव और विचार पे नियंत्रण है, मेरा भाव और विचार स्टेबल है, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, असुरक्षा, भय, जो कुछ भी नेगेटिविटी है, मैं नेगेटिविटी से मुक्त हूँ या हो रहा हूँ। फाइनली दूसरा भी ऐसा ही होना चाहता है, मेरे पास कुछ है जो दूसरा पाना चाहता है, दो लोगों के बीच में आदान प्रदान होगा। मेरे पास कुछ है, आप पाना नहीं चाहते हो, तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास कुछ है, आप पाना नहीं चाहते हो, है ना? मैं देना चाहता हूँ, आप लेना नहीं चाहते हो, या आप लेना चाहते हो, मेरे पास है नहीं। तो दोनों स्थितियों में कोई आदान प्रदान नहीं हो सकता है। इसका मतलब है स्वयं के प्रति विश्वास ही वो जगह है जहाँ किसी भी उम्र में आदान प्रदान हो सकता है। तो स्वयं के प्रति विश्वास के साथ एक मानव होगा, दूसरा मानव स्वयं के प्रति विश्वास पूर्वक जीना चाहता है, दोनों के बीच में जो आदान प्रदान है इसका नाम संबंध के प्रति विश्वास है। बात पहुंची? कितने लोगों को पहुंची? नहीं पहुंची? इतना बड़ा मिसफायर। फिर से बोलता हूँ, सुनिए और फिर आपको आपको सुनाना है। स्वयं के प्रति विश्वास का एक ही मतलब है कि मुझको मेरे भाव और विचार की गाड़ी चलानी आती है, मेरे भाव और विचार सुखदायी है। आप मेरे संबंधी हो, आप चाहते ही हो कि मेरे भाव और विचार सुखदायी हो जाए, और आप मेरे को देख के आपको भरोसा होता है कि इसके तो सुखदायी हैं। तो आप क्या चाहोगे और मैं क्या चाहूँगा? मैं भी चाहूँगा कि आपके भाव और विचार भी सुखदायी हो जाएं, आप भी चाहोगे कि मेरे भाव और विचार भी सुखदायी हो जाएं, और दोनों के बीच में वो जो सुखद आदान प्रदान है भाव और विचार की पूर्णता का, मैं अपने से कम विकसित के साथ व्यक्त होके, मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने का, और जिसके कम विकसित हैं उसके लिए भी मैं अपॉर्चुनिटी हूँ अपने आप को पूर्ण करने का। तो इस संबंध में एक व्यक्ति अपनी पूर्णता को व्यक्त करता है, दूसरा अपनी पूर्णता को पा लेता है, और दोनों इससे तृप्त होते हैं। यही संबंध में तृप्ति है। कितने लोगों तक पहुंचा? गुड। कौन बोल के बताएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। परिचय अपना करिए सर। हाँ, मैं रीता गुप्ता यवतमाल से। जी। अगर हमारे परिवार में या समाज में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है तो वो व्यक्ति हर किसी के पास नहीं जाता है। जो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, यानी जिसका उसके ऊपर विश्वास है कि ये काम मैंने अच्छे से किया है, वो व्यक्ति उसी के पास जाता है और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करता है। यही बहुत मुझे बढ़िया, बोलना है। बहुत बढ़िया। थैंक यू। देखो, छोटे बच्चों को घर में पता है किस बात के लिए मम्मी से बात करनी है, किस बात के लिए पापा से बात करनी है, पता है कि नहीं? और किस बात के लिए दोनों से बात नहीं करनी। तो मेरी कोई प्रॉब्लम है
कोई इसको सॉल्व कर सकता है, एक सॉल्व करके अपने आप को प्रूव करता है, दूसरा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा के अपने आप को पूर्ण करता है। तो दोनों के बीच में जो सार्थक आदान प्रदान है, इसी का नाम संबंध की तृप्ति है। अब कितने लोगों तक पहुंचा? अब कौन बताएगा? मेरा नाम नितिन तुपेकर है। जैसे कि हम अभी आपने बताया कि जिसके पास ज्ञान की आपूर्ति है उसको ज्ञान देना, यानी स्वयं को उसको पूर्ण करना। जैसा एक बच्चा हम क्लास में पढ़ाते हैं किसी स्टूडेंट्स को, तो उसके पास ज्ञान अल्प होता है, तो टीचर उसको पढ़ाता है तो वो उसको पूर्ण करता है। और जब टीचर को भी कभी कोई डिफ़िकल्टीज आती है और कभी आप जैसे व्यक्तित्व के सामने आता है खुद को पूर्ण करने के लिए, यही आत्मविश्वास है। तो कुल मिला के मानवता का एक ही धंधा है, पूर्णता की तलाश। हम अपने आप में पूर्ण होना चाहते हैं। पूर्ण का मतलब है कि तमाम तरह की नेगेटिविटी से मुक्त हो जाना और तमाम तरह की सकारात्मकता से भर जाना। तो ये पूर्ण होने के लिए तो एक व्यक्ति संबंध में अपनी पूर्णता को प्रमाणित कर रहा है। दोनों अधूरे मिलके क्या करेंगे? दो अधूरे लोग मिलके एक दूसरे की गलती निकालते हैं, या जो दो एक दूसरे की गलती निकालते हैं उनको अधूरे लोग बोलते हैं। सूत्र है, पर गुण गणना से स्वयं का नाश होता है, पर अवगुण गणना से स्वयं का नाश होता है, पर गुण गणना से स्वयं का विकास होता है। जो स्वयं के प्रति विश्वास के साथ है वो दूसरे के गुणों पे ध्यान देता है, नेचुरली उसका ध्यान ही दूसरों के गुणों पे जाता है। पर गुण गणना से स्वयं का विकास होता है, पर अवगुण गणना से, आओ चुगली चुगली खेलें, है ना? इसकी एक एप्लीकेशन आने वाली है अब, काफी लोग एक साथ रजिस्टर हो सकते हैं। तो पर अवगुण गणना से स्वयं का नाश होता है। जो जिस चीज को गुणेगा, गिनेगा, सोचेगा, चर्चा करेगा, उसमें वही डेवलप होगा। अवगुणों को चर्चा करेंगे तो अवगुण ही डेवलप होंगे, है ना? तो यहीं से बात आती है, स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब गुणों से संपन्न होना, स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब दूसरे में गुणों को देखना, अपनी पूर्णता के लिए काम करना, दूसरों की पूर्णता के लिए काम करना, यही सकारात्मक जिंदगी है। जिंदगी पे यही ज्ञान रूपी फल लगता है। मानव की जिंदगी पे ज्ञान रूपी फल लगता है। ज्ञान रूपी फल ही, है ना, जिसको हमने कहा सुख शांति संतोष आनंद के रूप में फलित होता है। अब कितने लोगों तक पहुंचा? नहीं बुलवाऊंगा नहीं। कितने लोगों तक बात पहुंच गई? पहुंच गई, मेरे को भरोसा हो तो आगे बढ़ूं। चलो अब स्वेच्छा से कौन बोलेगा? स्वेच्छा से है भाई, कौन बोलेगा? और थोड़ी प्रैक्टिकल जिंदगी में लाके कोई बोल पाए? बोलिए बोलिए। ऐसा है, मेरे पास पैसे की कमी है, आप देने के लिए तैयार हो, मैं लेने के लिए तैयार हूं, दोनों खुश हो जाते हैं, इसका नाम संबंध है। आप पैसे समझ, अब ताली बजाई सीए महाराज। तो किसी के पास कोई चीज है और वो दे के खुश होता है, किसी के पास कोई चीज की कमी है वो पाके खुश होता है, दोनों खुश होते हैं, इसका नाम संबंध है। चलिए, तो इसका मतलब है ये संबंध के प्रति विश्वास है। संबंध के प्रति विश्वास, स्वयं के प्रति तृप्ति आती है, स्वयं में तृप्ति आती है, स्वयं के प्रति विश्वास से स्वयं में तृप्ति आती है, संबंध के प्रति विश्वास से स्वयं में तृप्ति आती है। दोनों तृप्ति मिलके एक आगे की घटना कर डालती हैं। देखिए, दो चीजें हैं, साधन की कमी, साधन की कमी और कमी का एहसास।
क्या हो सकता है? एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसके पास साधन की कमी भी है और कमी का एहसास भी है। ठीक हो गया? साधन की कमी और कमी का एहसास दोनों अलग अलग बातें हैं। एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसके पास साधन की कमी है लेकिन कमी का एहसास नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसके पास साधन की कमी नहीं है लेकिन कमी का एहसास है। और एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि ना साधन की कमी है ना कमी का एहसास। क्या क्या बोलते हैं इन लोगों को? साधन की कमी भी है, कमी का एहसास भी है, इसका नाम गरीब है। साधन की कमी भी है और पड़ोसी को देख के कम भी लगता है। साधन की कमी है लेकिन कमी का एहसास नहीं है। दूसरे को देख के लगता है कि इसके पास साधन कम है। बहुत परंपरागत ढंग से रखना चाहेंगे तो इसको हम सन्यासी मॉडल बोल सकते हैं, है ना? साधन की कमी नहीं है लेकिन उसको खुद को लगता है कि नहीं, कमी का एहसास दूसरों को देख के कंपैरिजन करके कमी का एहसास तो होता है। एक्चुअली साधन की कमी नहीं है लेकिन दूसरों से कंपेयर करके उसको अपने में छोटेपन होने का एहसास आता है। इसको क्या बोलेंगे? अमीर। अमीर जो है भौतिक रूप में तो अमीर है पर मानसिक रूप से गरीब है। मानसिक रूप से गरीबी का मतलब है कि दूसरों से कंपेयर करता है और अपने आप को छोटा मानता है। और चौथा मॉडल है जिसको कह रहे हैं कि समृद्धि। ना साधन की कमी है ना कमी का एहसास है। तो ये गरीब और अमीर दोनों ही धरती पे बोझ हैं। हम समृद्धि चाहते हैं, ना साधन की कमी हो ना कमी का एहसास हो, ये समृद्धि आ जाए। कंपैरिजन वाली गरीबी भी हम नहीं चाहते हैं। इसका मतलब है इसका नाम परिवार में समृद्धि है। देखिए, स्वयं के प्रति विश्वास होगा तो मानव कैसा होगा? शिकायत मुक्त मानव। शिकायत मुक्त मानव। मानव समस्या की फैक्ट्री हो कि समाधान की फैक्ट्री हो? यदि संबंध के प्रति विश्वास होगा तो शिकायत मुक्त संबंध होगा, संबंध में शिकायत नहीं होगी। यदि परिवार में समृद्धि होगी तो अभाव मुक्त परिवार होगा। तो यहां पता चला कि एक परिवार के जीने का स्वरूप, एक परिवार के जीने का स्वरूप ऐसा है। थोड़ा सा पहले से बात को शुरू करता हूं। मानव की जिंदगी पे पूर्णता रूपी फल लगता है, पूर्ण होने का फल लगता है। हम सब अपने अधूरेपन से मुक्ति चाहते हैं। अधूरेपन को हमने जैसा भी देखा है, चाहे रूप का अधूरापन है, क्या ज्ञान का अधूरापन है, कि पैसे का अधूरापन है, कि पद का अधूरापन है, हम अपनी जिंदगी में कोई भी अधूरेपन से मुक्ति चाहते हैं। हम पूर्णता चाहते हैं। मानव की पूर्णता क्या होगी? पूर्णता की परिभाषा है कि वो कम अधिक से मुक्त होता है, ना उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है, और उसकी निरंतरता होती है। पूर्ण की परिभाषा क्या होगी? वो कम अधिक से मुक्त होता है। कम अधिक से मुक्त है मतलब ना उसमें कुछ जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, और उसकी निरंतरता होती है। वो हमेशा फिर बना ही रहता है। निरंतरता ही पूर्णता है। जैसे मानव की पूर्णता क्या होगी? मानव की पूर्णता क्या होगी? हमेशा खुश रहना। हमेशा खुश रहने में और कुछ जोड़ सकते हैं? जब हमेशा ही खुश है तो उसमें और क्या जोड़ेंगे? कुछ माइनस कर सकते हैं? एक क्षण के लिए भी अपमान दरिद्रता ये हमको स्वीकार नहीं है। तो मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूं, नित्य शांत होना चाहता हूं,
इसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है, और एक बार ये हो गया तो इसकी निरंतरता हो गई, ये हमेशा के लिए बना ही रहता है, इसलिए कुछ और पाना शेष रह नहीं जाता है। ऐसा पाना जिस पाने के बाद कुछ और पाना शेष ना रह जाए, ऐसा पाना जिस पाने की निरंतरता हो जाए, जिसको खोने का डर भी खत्म हो जाए, जो हमेशा बना रहे, जिससे अधिक कुछ होता नहीं, उससे कम कुछ चलता नहीं, उसी का नाम पूर्णता है। इस तरह से हमने मानव की पूर्णता को पहचाना। कितने लोगों तक बात पहुंची? अब तो आप इस डर में हाथ ही नहीं उठा रहे हो कि मैं बोलूंगा कि बताओ। मैं थोड़ी बोलता हूं कि आपने हाथ उठाया कि आप बोलो। हाँ, ऐसा करो, तुम सामने आ जाओ, इधर आ जाओ, चेयर ले लो, और मैं जो बोलूंगा और कभी आवश्यकता होने से उसको मराठी में बोलना। आप आ जाओ या उद्धव भाई आ जाए। हाँ, हो सकता है मराठी में बोलने ज़्यादा समझ में आए। लैंग्वेज बैरियर नहीं है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है। अच्छा, एग्जाम्पल से समझाइए। हेलो, हेलो। कल हम कल हम कल या आज शाम को आपकी कैसी तैयारी है, आप लोग बताइए। हम ग्रुप्स बनाएंगे यवतमाल के एरिया वाइज, है ना? तो आज उठने के पहले या तो शाम को उठने के पहले बना लेंगे, प्रिंट करके आ जाएगा। कल सुबह बनाएंगे। अब कल हर दिन 1 बजे हम लंच करेंगे, 2 से 3 आपके ग्रुप डिस्कशन अपने अपने एरिया वाइज रहेंगे। एरिया वाइज ग्रुप इसलिए बना रहे हैं ताकि शिविर पूरा होने के बाद भी आप अपने एरियाज में वीकली बैठते रहें। क्योंकि देखो, ये जैसे मैं आपको बार बार बुलवाता हूँ, क्यों बुलवाता हूँ? चाहे एक ही जनसभा से बोले, लेकिन सबका ध्यान चला जाता है कि बोलना तो मुझको भी था, और आपका अपने पे ध्यान जाने लगता है कि मैं क्या बोल सकता हूँ इस बारे में। और यदि नहीं बोल सकते हैं तो वो खालीपन आपको अपने भीतर दिखना शुरू हो जाता है। सूत्र है, सुना हुआ सुनाने के काम आता है, समझा हुआ जीने के काम आता है। ठीक हो गया? सुना हुआ सुनाने के काम आता है, समझा हुआ जीने के काम आता है। तो पहला टेस्ट क्या है कि हम सुना पाए। आचरण में अभी नहीं आएगा, उसकी चिंता मत करो, अभी आचरण की चिंता मत करो। पहला तो काम ये है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ। तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया, उसका मतलब आप सुना सकते हैं। सुनाने से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। जो मैंने सुना दिया और जो मेरे को स्वीकार होता है, वो नहीं जीने से मेरे आचरण में मेरे को पीड़ा होती है, तो समझने की आवश्यकता बनती है। तो धीरे से समझने की आवश्यकता बनेगी। पहला काम सुनाना ही है, इसलिए मौका मिले तो चूको मत, सुनाओ, बचने की कोशिश मत करो, है ना? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्लासरूम में टीचर पूछता है और बाकी लोग बच लेते हैं, है ना? तो वही काम मत करो पुराने वाला। अब तो सुबह अपनी बात हो गई कि समस्या नहीं है, अपॉर्चुनिटी है ना? तो इसका मतलब है कि सुना हुआ सुनाने के काम आता है। तो यदि आप सुन रहे हैं, उसका प्रमाण है कि आप सुना सकते हैं। ठीक है? तो क्या बात हो रही थी? देखो, फिर से वहीं पे आते हैं। यदि आदमी को ये पता ही नहीं है कि उसकी जिंदगी पे कौन सा फल लगने वाला है, तो क्या उत्साह आएगा? कोरोना काल में एग्जाम ठीक से नहीं हुए तो पढ़ने का ही उत्साह नहीं आया। एग्जाम आते हैं तब थोड़ा पढ़ने का उत्साह आता है कि चलिए यार एग्जाम आ रहे हैं, आप कुछ पढ़ लेते हैं। तो जिंदगी में जिंदगी के फल का ही पता नहीं है तो हमारा उत्साह नहीं आ रहा है, फिर रोजमर्रा की इतनी मेहनत हमको थकाऊ लगती है। तो सुबह ये चर्चा में आया कि आदमी की जिंदगी पे क्या फल लगता है। तो कहा कि आदमी की जिंदगी पे पूर्णता रूपी फल लगता है। पूर्णता का मतलब कि मैं पूर्ण हो जाऊं कि अधूरा रहूं। पूर्ण हो जाऊं। अधूरा कैसा होता है? अधूरे में हमको डर लगता है, भय लगता है,
संकोच लगता है, बोलने में संकोच लगता है, जीने में संकोच लगता है ना। कोई पैसे की कमी, कोई पद की कमी, कोई कमी का एहसास किसी न किसी रूप में आते रहता है। ये सब अधूरेपन की अलग अलग निशानियां हैं। पूर्णता क्या है? पूर्णता के रूप में मेरे को लगे कि मेरे पास जो है या तो पर्याप्त है, ये नहीं है तो मैं उसको कैसे पालूंगा, उसका रास्ते की क्लैरिटी मुझको है और उसको पाने के लिए मैं प्रयासरत रहता हूँ। तो मैं पूर्ण होकर जीना चाहता हूँ। तो मानव की पूर्णता क्या है? पूर्णता का मतलब जो कम अधिक से मुक्त होता है, जिसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है। जैसे मानव के लिए, मानव की पूर्णता क्या हुई? मानव की पूर्णता के लिए बोला कि वो हमेशा खुश रहना चाहता है। हमेशा खुश रहने में और कुछ जोड़ पाओगे क्या? मानव हमेशा खुश रहना चाहता है, इसमें कुछ और जोड़ सकते हैं क्या? जब हमेशा ही होगे तो इससे अधिक और क्या होगा? इससे कम भी क्या होगा? एक क्षण के लिए अपमान अपने को स्वीकार नहीं है तो कम भी नहीं चलेगा। तो मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूं, इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। ये बात कितने लोगों तक पहुंची? बस इतनी ही बात कह रहे। तो मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूं, मैं ऐसी एक मनस्थिति को पा लेना चाहता हूं, ऐसा स्टेट ऑफ माइंड पाना चाहता हूं जिसमें मेरे अंदर कोई भय और अभाव नहीं हो, कोई नेगेटिविटी नहीं हो, और मैं हमेशा खुश रहता हूं और ये खुशी कभी ना जाए, हमेशा बनी रहे। इससे अधिक और हम क्या चाहेंगे? हाँ जी बोलिए। माइक। नमस्ते सर। आदमी हमेशा खुश रहना चाहता है, फिर खुश और समाधान, इसमें अंतर क्या है? एक ही बात, समाधान ही खुश, सुख है, खुशी है। तो खुशी, समाधान, ये शब्द के अलावा अपन खुश यह शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ, मतलब अंतर नहीं है, दूसरी भाषा में कहें कि वो हमेशा समाधानित है। यानी हमेशा खुश है। समस्या बराबर दुख, समाधान बराबर सुख, इतनी ही बात। अच्छा, ठीक। बढ़िया हो गया। हमेशा सुखी रहे, खुश रहे, ये मानव की पूर्णता। ऐसा एक मानव चाहता है कि सभी चाहते हैं? जितने मर गए वो भी चाहते होंगे ना, और जितने हैं, और जितने हैं कि आने वाले हैं वो भी चाहेंगे। तो ये शाश्वत है। एक तो ये भी दिखाई दिया कि ये शाश्वत है, सभी मानव के लिए एक ही जैसा काम करता है। तो ये हमने मानव की पूर्णता को पहचाना, एक बात पूरी हो गई। परिवार की पूर्णता क्या होगी? परिवार की पूर्णता क्या होगी? सभी सदस्यों की पूर्णता हो गई, तो सभी सदस्य हमेशा खुश रहें। और परिवार की पूर्णता क्या होगी? और परिवार में आवश्यकता की बात आती है तो किसी की गाड़ी देख के, किसी का मकान देख के उसको छोटेपन का एहसास मत हो। किसी की रईसी देख के, किसी की रूप देख के, किसी की सुंदरता देख के अपने छोटेपन का एहसास ना हो। तो अपने अंदर कोई अभाव की मानसिकता भी ना हो, अभाव भी ना हो, और खुशी हमेशा बनी रहे। इससे अधिक परिवार में और क्या चाहेंगे? इससे कम में भी क्या काम चलेगा? तो ये हमने परिवार की पूर्णता को पहचाना। तो परिवार की पूर्णता को पहचाना, शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त परिवार। जब अभाव मुक्त कह रहे हैं तो भौतिक वस्तु की बात कर रहे हैं। तो ना भौतिक वस्तु का अभाव हो, ना अभाव की मानसिकता हो, और हमेशा खुशी बनी रहती हो पूरे परिवार में, हर रिश्ते में और हर व्यक्ति में। इससे अधिक परिवार में और क्या चाहेंगे? इससे कम में भी क्या चलेगा? और ये भारतीय परिवार के लिए है कि विश्व के परिवार के लिए है? पूरे विश्व के परिवार के लिए है। और जितने परिवार हैं, चले गए, आएंगे, सभी के लिए है। तो हमने परिवार की पूर्णता को भी पहचाना। कितने लोगों तक बात पहुंच गई? गुड। अभाव के साथ जीना चाहते हैं कि अभाव से मुक्त होना चाहते हैं? आप ही मुक्त होना चाहते हैं कि सभी मुक्त होना चाहते हैं? और हो नहीं सकते हैं, ऐसा मान लें, ऐसा मान लें। ये कह रहे हैं अभाव में तो रहते ही हैं। हाँ, देखो, माइक दो इनको। बोल रहे हैं अभाव मुक्त हो जाए। ये अच्छे क्वेश्चन है वैसे बहुत।
अभाव मुक्त, देखो एक तो आप ये संकोच ना करना कि आप क्या बोल दोगे और मैं क्या बोल दूंगा और सभा क्या बोल देगी, है ना। तो सभा की कोई चिंता मत करना, सबका हाल एक ही जैसा है। खुल के जितना बातें आएंगी उतना खुल के तार निकलेंगे, उतना खुल के डिस्कशन होगा, उतना कोई बात अपने समझ में आएगी। तो आप कह रहे हैं कि अभाव नहीं रहेगा तो मोटिवेशन कैसा होगा, कहाँ से आएगा। बहुत बढ़िया। देखो सोचने की क्वेश्चन पहुंच गया सबके पास। देखो अब बताओ, मोटिवेशन पॉजिटिव चीज है कि नेगेटिव चीज है? अभाव ने पॉजिटिव चीज है कि नेगेटिव चीज है? नेगेटिव चीज से नेगेटिव को पाना है कि पॉजिटिव से नेगेटिव को पाना है? निकल गई हवा। नॉट गेटिंग द पॉइंट। हाँ सर देखो, दूसरी भाषा में बताता हूँ। मैथमेटिक्स में से मेरे दूसरे से ज़्यादा नंबर आए कि 100 में से 100 आ जाए? आइडियल क्या, सही यही है। यदि मेरे को आगे बढ़ना है, सामने वाला हिलता डुलता रहेगा, मैं उसके अनुसार क्यों चलूँगा। और ऐसा होता ही है किसी भी बोर्ड में। अभी आईआईटी का शायद एग्ज़ाम का रिजल्ट आया शायद, है ना, कि 100 में से 100 पाने वालों की संख्या, है ना, और 100 में से 100 वाला आईआईटी मुंबई में सीएस मिलता है लगभग, ऐसा रिकॉर्ड है। सीबीएसई में से भी जब ये एग्ज़ाम होता है तो मैथमेटिक्स में से कम 5-6 हज़ार लोगों के 100 में से 100 आते हैं, और उससे ज़्यादा तो आ नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 100 मेरा लक्ष्य हो या किसी मेरे दोस्त से ज़्यादा मेरे आ जाएं, 100 में से 100 मेरा लक्ष्य हो, बस इतनी बात कह रहे हैं। अब मोटिवेशन कहाँ से आ रही है? अपूर्णता से आ रही है कि पूर्णता से आ रही है? सोचने का काम किया ही नहीं। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी तक हमने यही माना है कि अभाव से मोटिवेशन आएगा। इसलिए घर में क्या, हमारी इस मानसिकता की वजह से हम बच्चे के साथ क्या करते हैं। हाँ जी सुन लीजिए सभी। बच्चा एग्ज़ाम दे के आया, बच्चे ने एक पैर अपनी चौखट के अंदर रखा, पहला क्वेश्चन कितने मार्क्स आए। ये काम का क्वेश्चन नहीं है, दूसरा वाला आएगा वो काम का, उसके कितने आए। ये उसके कौन है? वो जो तुम्हारा दोस्त घर में आता था। तो अपना इससे कोई मतलब नहीं है तुम्हारे कितने आए, अपना मतलब उससे ज़्यादा आए तो तुम ठीक हो, उससे ज़्यादा आए तो तुम गधे हो, उसके बाद तुम मेरे बेटे नहीं हो। तुम्हारा नहीं हो तो किसी का तो हो ही। तो ये इतना बड़ा झंझट है कि हमने कंपैरिजन में ही सारी चीज़ों को देखा है, दूसरे से ज़्यादा होने को देखा है, कमी से मुक्त होने को देखा है, पूर्णता का दर्शन ही नहीं किया है। इसलिए पूर्णता हमारा मोटिवेशन ही नहीं है, जबकि मोटिवेशन अपने आप में पॉजिटिव शब्द है। यदि मोटिवेशन अपने आप में कोई पॉजिटिव चीज़ है तो मोटिवेट होने का तरीका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? दूसरों से ज़्यादा होना पॉजिटिव तरीका है कि नेगेटिव तरीका है? दूसरों से, मैं आपसे ज़्यादा होना चाहता हूँ, आप मुझसे ज़्यादा होना चाहोगे, ये आपस में विरोध हो गया, है ना। देखो घर में क्या सिखाया, पढ़ लो 2 रोटी के लायक हो जाओगे। कितने लोगों ने ये बात अपने घर में सुनी? हाथ तो उठा दो। पढ़ लो 2 रोटी के लायक हो जाओगे, ठीक। और फिर इसको देखो उसको देखो, कितने लोगों ने सुना? घरों में ये सब होता है। तो क्या सिखा दिया घर वालों ने? तो घर वालों ने सिखा दिया 2 रोटी के लायक होने का नाम जिंदगी है और दूसरों से आगे निकलने का नाम सफलता है। ये फिलॉसफी किसने दिया? माँ बाप ने दिया। दूसरों से आगे निकलने का नाम सफलता है, 2 रोटी के लायक हो जाने का नाम जिंदगी है। अब दूसरों से आगे निकलने का नाम सफलता है, क्या ये किसी से सही संबंध अब पहचान सकता है? मैं तो हमेशा दूसरों से आगे निकलना चाहता हूँ। जब आप आगे निकलना चाहते हो तो कोई आपसे पीछे क्यों रहना चाहेगा? तो ना आप किसी के हो सकते हो, ना कोई आपका हो सकता है। ये हमारी फिलॉसफी में है। इसलिए भीतर से हम अकेले ही होते हैं। लगातार हम दूसरे को जज कर रहे होते हैं, वो मेरे से आगे है कि मैं उससे आगे हूँ। किसी का इंट्रोडक्शन भी क्यों लेते हैं? दिल्ली में ये खतरनाक क्वेश्चन है, कहाँ रहते हो? दूसरे ने बोल दिया डिफेंस कॉलोनी, तो ये मर जाएगा सुनने वाला। तो कहाँ रहते हो उससे ये तय हो जाता है कि आपको सम्मान देना है कि नहीं देना है। सैलरी क्यों नहीं पूछते? महिलाओं से उनकी उम्र
और पुरुषों से उनकी सैलरी क्यों नहीं पूछते? सामने वाले ने वही, मैं तो सरकारी नौकरी लग गई, मेरा तो बढ़िया चल रहा है, 2 लाख रुपए महीना मिलता है और सब एकदम ठीक ठाक चल रहा है। तब तक दोस्त आ गया, वो कहता है मेरे को 10 लाख मिल रहा है, अब इसका 2 लाख स्वाहा। इसका मतलब है कि हमारी सारी मौत नेगेटिव कंपैरिजन में है। पॉजिटिव कंपैरिजन भी हो सकता है कि मैं आपको पूर्णता तक पहुंचा दूं, पॉजिटिव कंपैरिजन। तो जब मैं पूर्णता पे खड़ा होता हूं तो पूर्णता के साथ कंपैरिजन होता है, तो मेरा मोटिवेशन पूर्णता होता है। मैं पूर्ण हो जाऊं और आपके पूर्ण होने में सहयोगी हो जाऊं, ये मेरा मोटिवेशन है। मैं नहीं तो आपके पास क्यों आऊँगा? मेरे को आपसे पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, और जो मैं समझ रहा हूँ उसको भी वो भी समझ आपके पास नहीं है, उसके लिए भी आपके पास नहीं है, तो मैं क्यों आऊँगा आपके पास? तो मेरा मोटिवेशन क्या है? जितनी बार मैं आपको बोलता हूँ उतनी बार मैं खुद भी सुनता हूँ। जिस बात को मैं आपको बोलता हूँ उस बात को मैं भी सुनता हूँ। तो मेरी साधना के लिए, मेरे पूर्ण होने के लिए, ये मेरे लिए साधना है, साथ में आपका भी पूर्ण होना इसमें बनता है। चलो मिलके पूर्ण होएंगे, चलो मिलके पूर्ण होएंगे। ये रियल मोटिवेशन है, ये वो मोटिवेशन है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। देखो, जो दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं वो केवल रोजी रोटी ही कमाएंगे। जिंदगी में किन लोगों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया? जो बस जिस काम को करते थे बस उसको प्यार करते थे, और फाइनली जो लोग मानवता को प्यार करते थे उन्होंने कोई बड़ा काम किया। दूसरों से आगे निकलना नेगेटिव मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन अस्थाई है, ये मोटिवेशन नहीं है, ये ईर्ष्या द्वेष है, ये मोटिवेशन नहीं है। क्यों करेंगे? पहले तो समझना पड़ेगा कि पूर्णत्व क्या है और पूर्णत्व की अपॉर्चुनिटी क्या है। क्या अपॉर्चुनिटी? आपके हिसाब से अपॉर्चुनिटी क्या होती है? बस मैं मानता हूँ, मुझे पता है आपकी अपॉर्चुनिटी भौतिक वस्तु से आगे जा नहीं रही है। अभी पूर्णता के बाद भी अपने लिए अपॉर्चुनिटी भौतिक वस्तु ही है। अरे पूर्णता के बाद दुनिया ही बदल जाती है भाई। माइक ले लो, अरे माइक दो ना भाई। जो अपने को सेल्फ सेटिस्फाइड हो गए हैं, अपने को पूरा समाधान आया हुआ है, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई और अपॉर्चुनिटी आई है लेकिन हम उसको इग्नोर करते क्योंकि हमको और नहीं बढ़ाना है। तो ये उनका मोटिवेशन का कहना था, ऐसा मैं बोल रहा हूँ सर। हाँ, ऐसा है तो ऐसा नहीं है। देखो, एक तो ये कह रहे हैं कि पूर्णता का मतलब यहाँ ये नहीं है कि न्यूनतम में जीने की बात हो रही है। पूर्णता का मतलब ये नहीं है कि आगे ना बढ़ने की बात हो रही है। यहाँ पूर्णता का मतलब ये नहीं है कि महत्वाकांक्षा को कम करने की बात हो रही है। देखो, मैं जब 91 में जॉब करता था तब हमको 3500 रुपये मिलते थे। उस समय 500 का जंप लग जाए, ओए होए, बाहर आ जाए जीवन में, ऐसा मानते थे हम लोग। तो 91 में मेरा मोटिवेशन था कि 500 की जंप लग जाए। ठीक, अब मोटिवेशन क्या है? तो महत्वाकांक्षा बढ़े कि घटे? तो महत्वाकांक्षा बढ़े और वो सही डायरेक्शन में बढ़े, तो ये फिर वो अपॉर्चुनिटी को छोड़ने की बात नहीं है, अपॉर्चुनिटी को पहले समझने की बात है। तो पहले उसको समझेंगे, फिर उस पर आगे और आगे बात करते। महत्वाकांक्षा भौतिक नहीं होती है। महत्वाकांक्षा होती है, महत्वाकांक्षा की परिभाषा है अपने महत्व को जानने की आकांक्षा। समझ में आया? अपने महत्व को जानने की आकांक्षा। मैं इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ, मैं महत्वपूर्ण हूँ। तो अभी मेरी महत्वाकांक्षा ये है कि इस देश की शिक्षा बदल जाए, इस देश की राजनीति बदल जाए, इस संसार की सूरत बदल जाए। तो पहले से तो वो महत्वाकांक्षा बड़ी है कि घटी है? बड़ी है। महत्वाकांक्षा सार्थक है कि निरर्थक है? इस महत्वाकांक्षा में किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष है क्या? किसी को छोटा साबित करने की कोशिश है क्या? है ना? और ये काम मैं अकेले कर लूंगा क्या?
इसलिए सब साथ मिलके करेंगे। तो सही अर्थों में महत्वाकांक्षी होना, सही अर्थों में महत्वाकांक्षी होना, ना कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए महत्वाकांक्षा को। तो आदमी कोई बड़ी चीज़ है, उस बड़प्पन को पहचानने के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को नियोजित करना, उस जीवन रूपी फल को पहचानने के लिए, ज्ञान रूपी फल को पहचानने के लिए, उस विस्तार को पहचानना, है ना, वो कोई आगे की बात है। तो आपकी एक काम फिर से कर लीजिए, मैं ध्यान दिला देता हूं। इस पूरे दर्शन का ये आश्वासन है कि आपके पास पूछने के लिए क्वेश्चन नहीं बचेगा। जितना दम लगा सकते हैं लगा लीजिए। जितने प्रश्न आपके मन में आते हैं कम से कम कॉपी के बैक साइड में लिखते जाएं। तो आपको ध्यान रहेगा कि क्योंकि क्वेश्चन जिस समय आता है उस समय वो एक विश्लेषण करता है। आपने एड्रेस किया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो भूल जाते हैं अपन। तो आप अपने प्रश्नों को कम से कम ना भूलें, प्रश्न बने रहें तो कम से कम कॉपी के बैक साइड में लिख दें। इतना काम जरूर करते जाएं। धीरे धीरे देखते हैं कहाँ पहुँचेंगे। बढ़िया, कहाँ पहुँचे? मानव की पूर्णता को हमने पहचाना, परिवार की पूर्णता को हमने पहचाना। परिवार की पूर्णता क्या है? शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त परिवार। ये परिवार की पूर्णता को पहचाना। ऐसा एक परिवार हो गया तो सूत्र है, जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। कंफ्यूज्ड आदमी क्या बांटेगा? अहंकारी आदमी क्या बांटेगा? दबा हुआ क्या करेगा? मौका आते ही दबाने की कोशिश करेगा। प्रभावित हुआ क्या करेगा? दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। और सुखी आदमी क्या करेगा? सुख बांटेगा। समाधानित आदमी क्या करेगा? समाधान बांटेगा। और शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त परिवार क्या करेगा? शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त परिवार क्या करेगा? दूसरे परिवार भी शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाए, इसके लिए काम करेगा। यही भय मुक्त समाज है। यही भय मुक्त समाज है। और सभी परिवार ऐसे ही हो जाएं, सभी परिवार ऐसे हो जाएं, यही समाज और सरकार का काम है। यही समाज और सरकार का काम है। तुमने क्या पहचान लिया? मानव की पूर्णता। मानव की पूर्णता बोलते जाओ। मानव की पूर्णता हमेशा खुश रहना। परिवार की पूर्णता शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त परिवार। समाज की पूर्णता भय मुक्त समाज। भय मुक्त समाज हो गया तो इससे अधिक और क्या हो जाएगा? और इससे कम भी क्या चलेगा? तो जो कम अधिक से मुक्त होता है और जिसकी निरंतरता हो जाए, इसी का नाम पूर्णता है। तो समाज की पूर्णता है। अभी जैसा हम जी रहे हैं उससे समाज भय से मुक्त होते जा रहा है कि भय से युक्त होते जा रहा है? जैसा हम जी रहे हैं समाज भय से मुक्त हो रहा है कि युक्त हो रहा है? देखो, मैं बार बार बोलता हूँ, दिल्ली में तो स्थिति ये हो गई है कि आप अकेले कार में ट्रेवल कर रहे हो तो भी आप भयभीत हो। आपका बच्चा घर से बाहर खेल रहा है तो भी आप भयभीत हो। भय हमेशा आपके साथ लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना हम पढ़ाई लिखाई की ओर जा रहे हैं उतना हम भय से मुक्त हो रहे हैं कि भय से युक्त हो रहे हैं? तो ये तो हम भय मुक्ति की ओर नहीं जा रहे हैं। तो धीरे से हमारा ध्यान इस बात पे चला गया और सभी भय मुक्त हो जाएं, है ना। समाज की पूर्णता क्या हो गई? बाकी प्रकृति की फाइनली ये हुआ कि जैसे सारा ग्लोबल वार्मिंग पढ़े लिखे लोग के कारण है कि अनपढ़ लोग के कारण है? अविकसित देशों के कारण है कि विकसित देशों के कारण है?
इनको विकसित कहा जाए कि अविकसित कहा जाए? जाओ, गई भैंस पानी में। नहीं, हम जबरदस्ती के मापदंड बना बना के प्रभावित हो रहे हैं। अब ये आ जाएगा धीरे से। विकास का मापदंड ये है कि जहां मानव को मानव के साथ जीना आता हो, जहां मानव को मानव के साथ जीना आता हो, इसका नाम विकास है, ऐसा बार बार घोषित करवा दें। और अभी तो हमने वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं। बात तो अच्छी कर रहे हैं, पर अपनी फैमिली हम बचा पा रहे हैं? अपनी फैमिली बच नहीं रही है और संसार को संदेश दे रहे हैं वन अर्थ वन फैमिली का। ये चलेगा? ये नहीं चलेगा। जिस बात को हम बोल रहे हैं, कम से कम हम उसको जी के दिखा पाएं। तो यदि हम अपने परिवारों को संभाल पाए तो हम संसार को ये संदेश दे सकते हैं कि थोड़ी साधन की कमी हो जाए तो चलेगा, लेकिन अपनों के बीच प्यार की कमी हो ये नहीं चलेगा। और आप पाएंगे विश्व के मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का डिवोर्स रेट वो 80-90% के आसपास है। भारत का डिवोर्स रेट वर्ल्ड में सबसे कम है, 1%। भारत 1%, पुर्तगाल 91.5%, है ना। फिनलैंड वर्ल्ड का सबसे डेवलप्ड कंट्रीज 61.5। ऐसी सारी सूची देखेंगे वर्ल्ड के टॉप 10 डिवोर्स रेट वाले कंट्रीज, ये सारे विकसित देश हैं। जर्मनी, इंग्लैंड, ये सारे विकसित देश हैं। तो विकसित देशों का हाल ये है कि आदमी को आदमी के साथ जीना आता नहीं है। अपनों से कौन अलग होता है? डिवोर्स आदमी प्यार से लेगा कि जब प्यार से नहीं जी पाएगा तभी लेगा? तो इसका मतलब है कि हमको मानव के साथ तो जीना नहीं आता है, तो हम विकसित तो नहीं कहलाएंगे। तो या तो ये बोलो कि हाँ साधनों में विकसित है, विकसित देश नहीं है। विकसित देश जिनके साधन ठीक हैं। विकसित देश का मतलब तो जहाँ का मानव भी ठीक होगा, तो मानव तो हमारा ही ज़्यादा भी ठीक है। तो ऐसे सारा देखेंगे तो मेरे को लगता है कि विश्व में एक बड़ा संदेश जाने की आवश्यकता है, जहाँ हम इस बात को हाईलाइट कर पाएँ कि मानव का मानव के साथ जीना, परिवार का परिवार के रूप में जीना। अभी मैं कहाँ था? सूरत में साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी है, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी। वहाँ पे यूनिवर्सिटी के सारे वीसी से लेके सारे बड़े ऑफिसर्स के साथ में बात चल रही थी। तो मैं ये परिवार की बात कर रहा था। एक यंग लड़की बिल्कुल बोलती है, सर परिवार की ज़रूरत ही क्या है? बच्चे गलत नहीं बोल रहे। बच्चों को ये दिख गया है कि ये परिवार केवल टोका टोकी के अलावा कुछ नहीं कर रहा है और पैसा पैसा करता है। बोले पैसा तो हम फिर अपना भी कमा लेंगे। तो या तो पैसा हम पार्ट टाइम काम करके कमा लेंगे, या हम लोन लेके कमा लेंगे, बाद में हम अपना कमा लेंगे, और हमको तुम जीने दो, हमको जो ठीक लगेगा हमको करने दो। इस जगह में बच्चे आ गए। ये पॉजिटिव है, गलत नहीं है। इसका मतलब है कि बच्चों की जीने की हिम्मत तो बड़ी है। जीने की क्लैरिटी कितनी है बाद की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस बात पे सोचने के लिए, हम जिसको परिवार कह रहे थे वो टूटने के कगार पे खड़ा है। हम में से कितने लोग ये बोल सकते हैं कि कल हमारी जॉइंट फैमिली थी, आज नहीं है? कितने लोग ऐसे हैं हॉल में? कल थी, आज नहीं है। कितने लोग हैं जिनकी आज है? कल रहेगी इस बात की संभावना ज़्यादा है कि नहीं रहेगी इस बात की संभावना ज़्यादा है? बोलो। नहीं रहेगी इस बात की संभावना ज़्यादा है। 20 साल बाद फिर लौट के मिलेंगे तो देख लेंगे। अगले 20 साल बाद आप अपने परिवारों को बचा पाओगे, ये इतना आसान नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम समाज के रूप में भय से मुक्त होना चाहते हैं। इससे अधिक कुछ होता नहीं है, इससे कम में चलेगा नहीं, लेकिन कैसे होंगे ये बात आगे देखेंगे। फाइनली जब सभी परिवार की बात कर रहे हैं, समाज और सरकार की बात कर रहे हैं, तो हम प्रकृति में संतुलन की बात कर रहे हैं। ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, इसको ठीक कर देता हूँ। सभी परिवार ऐसे ही हो जाएं तो यही प्रकृति में संतुलन है। समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन हो जाए, यही समाज और सरकार का काम है।
तो देखो ये भी समझ में आता है कि सरकारें चलाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, परिवार चलाना ही रॉकेट साइंस है। ये बात समझ में आती है कि नहीं? हम जूझ कहाँ रहे हैं? हम जूझ अपने में रहे हैं, अपनों से रहे हैं, है ना? ये जो अपने में जूझना, अपनों से जूझना, एक परिवार के लेवल पे जब हम घर में अपने में खून के रिश्तों में जूझ रहे हैं, जहाँ पद और धन की ही दौड़ है, वहाँ लोग नहीं जूझेंगे क्या? वहाँ तो ये सब होना ही है। तो राजनीतिक पार्टियों में जो कुछ उठापटक होती है, कंपनियों में जो कुछ पार्टनरशिप में उठापटक होती है, वहाँ तो नेचुरल है, क्योंकि वहाँ तो अपनेपन का कोई संबंध भी बड़ा नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ, मानव की पूर्णता, मानव की पूर्णता, परिवार की पूर्णता, समाज की पूर्णता, प्रकृति की पूर्णता। तो सारी उपलब्धि की बात इतनी है, सारी उपलब्धि की बात इतनी है कि मानव में समाधान हम चाहते क्या हैं? सभी मानव में समाधान हो जाए, सभी मानव में समाधान और परिवार में समृद्धि हो जाए, सभी परिवार में समाधान, समृद्धि और समाज में अभयता हो जाए, और प्रकृति में संतुलन, इसी को बोला सह अस्तित्व। एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस, हम सब साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो समाज में समाधान हो जाए, मानव में समाधान हो जाए, परिवार में समृद्धि हो जाए, समाज भय से मुक्त हो जाए। देखो ये समाज को समझना थोड़ी सी मेरे को लगता है कि आवश्यक है। समाज मेरे घर का आंगन है, समाज मेरे घर का आंगन है। मेरे बच्चे कहाँ खेलेंगे? आंगन में। मेरा बच्चा जॉब करने कहाँ जाएगा? आंगन में। मैं जॉब कहाँ करूँगा? आंगन में। और मेरे घर में बच्चे शादी होके, मेरे घर में कोई बच्चे शादी होके मेरी बहू बन के आएगी, कहाँ से आएगी? समाज से, आंगन से। और मेरी बच्ची कहीं शादी होके जाएगी, कहाँ जाएगी? तो इसका मतलब है समाज में मेरा परिवार है कि परिवार और समाज है? समाज में मेरा परिवार है, और यदि ये आंगन गंदा है तो गंदगी घर में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो समाज जितना मेरे परिवार को सुख शांति से रहना है, तो क्या आवश्यक है? समाज का हेल्दी रहना, आंगन का हेल्दी रहना आवश्यक है। तो मूल बात इतनी है कि समाज मेरे घर का आंगन है। यदि मेरा परिवार ठीक से रहना है, सुख शांति से रहना है, तो कोई बेटी मेरे घर आएगी, कोई बेटी मेरी घर से आएगी, मैं कहीं जॉब करूंगा, मैं किसी सरकार के तले काम करूंगा। तो ये सारा यदि समाज ठीक नहीं है, और समाज सरकार के लिए है कि सरकार समाज के लिए है? सब कंफ्यूजन है। सरकार समाज के लिए है कि समाज सरकार के लिए है? वही वही, ऐसी सब खा पी के जिंदगी निकल जा रही। सरकार समाज के लिए है या समाज सरकार के लिए है? समाज सरकार के लिए है, हाथ उठाओ। समाज सरकार के लिए है। 1 2 3, 3 लोगों को लगता है कि समाज सरकार के लिए है, और सरकार समाज के लिए है, और टोटल कंफ्यूजन है। है? देखिए कैसा है हाल। क्या चीज है सरकार? सरकार कोई पैसा कमाती है? समाज का टैक्स का पैसा, समाज से चुने हुए कुछ लोग उस पैसे को समाज के लिए खर्च करते हैं। तो सरकार क्या चीज है?
समाज ही है, समाज के चुने हुए कुछ लोग हैं जिनकी योग्यता पे हमने भरोसा किया है, जो कि अयोग्य साबित हो गए हैं अभी फिलहाल, है ना, वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली समाज का ही एक अंग सरकार है, सही अर्थों में ऐसा है। समाज एम्पावर्ड नहीं है, इसलिए समाज सरकार हमको ज़्यादा बड़ी चीज़ दिखाई देती है, समाज हमको छोटी चीज़ दिखाई देती है, इसलिए उसको पब्लिक सर्वेंट कहा गया है। भाई समाज उसको पैसा कमा के देता है, समाज उसकी सैलरी देता है, समाज उसका पेट भरता है ताकि वो समाज के लिए सेवा करे। तो समाज के लिए सरकार है। यदि ये क्लैरिटी हमको नहीं होगी तो हम कुछ और सोचने लगते हैं। तो हर चीज के बारे में मानव और पशुओं में अंतर इतना ही है कि मानव में सोचने की ताकत है। सोचने की ताकत का उपयोग हम सही दिशा में कर पाएंगे, मानव के रूप में कर पाएंगे, तो मानव जो कुछ भी करता है विचार पूर्वक ही करता है। चाहे हम रोटी बनाएं तो भी विचार पूर्वक ही बनती है, रोटी बनाते बनाते मन कहीं और चले जाएगा, रोटी टेढ़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि मानव विचार पूर्वक ही सब कुछ कर रहा है। तो यहाँ ये पता चला कि मानव में समाधान हो जाए, परिवार में समृद्धि हो जाए, समाज का अभय होना, हर मानव के रूप में देखें तो हर मानव अपने आप में किसी परिवार में पैदा होता है, परिवार समाज का अंगभूत है और वो प्रकृति में सांस लेता है। तो किसी भी मानव के लिए मानव, परिवार, समाज और प्रकृति ये उसका अभिन्न अंग है। यदि एक मानव किसी ऐसे परिवार में जन्म लेगा जहाँ परिवार ठीक नहीं होगा तो मानव दुखी होगा। परिवार किसी ऐसे समाज में है जहाँ भय है तो मानव दुखी होगा। और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कोरोना काल में सबने भोग लिया। तो इसका मतलब ये चारों चीजें मेरे सुखी होने के लिए, ये चारों चीजें अभिन्न कंपोनेंट है। अब तक क्या सोच रहे थे? पैसा पाके सुखी हो जाएंगे, पैसा पाके सुखी हो जाएंगे ये सोच रहे थे। कोरोना काल में पैसे की औकात समझ में आई, है ना। इसका मतलब है पैसा हमारी जरूरत है, लेकिन पैसे से केवल सुखी हो जाएंगे इतना नहीं चलेगा। यदि यदि मेरे परिवार में समझदारी नहीं है, आज हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे परिवारों में संकट साधन की कमी के कारण है कि संबंध की कमी के कारण है? हमारे परिवार में संकट, दुख का कारण पैसे की कमी है कि संबंध की कमी है? संबंध की कमी है, पैसे की कमी तो नहीं है। इसका मतलब है जो संबंध की कमी है, ये व्यक्ति की समझ की कमी है, समाधान की कमी है। तो समाधान के बिना मानव सुखी नहीं होता, ये एक बात निकल के आई। समाधान के बिना हम दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित होते रहेंगे, दूसरे का मकान गाड़ी देख के उससे प्रभावित होते रहेंगे। हम समृद्धि के भाव से जिएंगे कि अमीरी के भाव से जिएंगे? और अमीरी एक मानसिक गरीबी है ही है। तो इसका मतलब है मैं समाधान पूर्वक सुखी होता हूं। समाधान पूर्वक व्यक्ति में सुख आता है। समाधान की रोशनी में परिवार समृद्ध होता है तो परिवार में शांति आती है। परिवार सुखी होने लगे, समाज में अभय होता है, तो इसका नाम संतोष है। और प्रकृति में संतुलन सुनिश्चित रहे, इसका नाम आनंद है। सुख शांति संतोष आनंद का मतलब, सुख शांति संतोष आनंद का मतलब ही हमेशा खुश रहना है। इस बात को कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं, कितने लोग बोल के बता सकते हैं? मैं फिर से बोलता हूं, फिर आपकी बारी है बोलना। अब तक हम सोच रहे थे कि पैसा होने से सुखी हो जाएंगे, ये बात ध्यान में आ गई? कितने लोगों के ध्यान में ये बात आ गई कि पैसा तो आ गया लेकिन परिवार में समझदारी नहीं है तो हम सुखी नहीं हो सकते? कितना पैसा आने से पति पत्नी में हमेशा प्यार रहेगा, कभी झगड़ा नहीं होगा?
कितना पैसा आने से बच्चे हमेशा आपका सम्मान करेंगे, कितना पैसा आने से भाई भाई में कभी बंटवारा नहीं होगा, पार्टनरशिप में। परिवार कब टूटे? जब पैसे की कमी थी कि पैसा पर्याप्त था? पर्याप्त है। गरीबी में ना पार्टनरशिप टूटती है, ना कंपनी टूटती है, ना परिवार टूटता है। इसका मतलब ये हुआ हमारी दोस्ती भी मजबूरी की दोस्ती थी। हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली या तो किसान की मिलेगी या बिजनेसमैन फैमिली की मिलेगी, क्योंकि दो ही जगह फ्री के काम करने वाले लोगों की जरूरत होती है। कोई भी जब खेती ऐसी जगह है जहां बहुत पैसा, खेती में बहुत आवक ही नहीं है, तो इसलिए घर के लोग हैं तो कितना भी काम करते रहो, खाने को मिल जाए, घर चल जाए, अपना काम चलता रहा। कोई भी बिजनेस जब शुरू करते हैं तो आप 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति दोगे तो कोई काम आप कर ही नहीं सकते। घर के लोग हैं, फ्री में काम करने वाले लोग मिल जाते हैं तो बिजनेस शुरू हो जाता है और धीरे से वायबल हो जाता है। कोई पॉइंट के बाद वो प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन जब शुरू करते हैं तो है ना, बहुत जीरो से ही शुरू करते हैं। आप देख लीजिए जहाँ जहाँ भी खेती और व्यापार से हम छूटे या व्यापार में ज़्यादा पैसा आ गया तो परिवार टूटे हैं, या फिर जो नौकरी करने की बारी आई तो फिर हमको परिवार की जॉइंट फैमिली की आवश्यकता नहीं है। तो हमारी जॉइंट फैमिली उस जगह से आई है जहाँ हमको नॉर्थ इंडिया में तो पड़ोसी का डर था कि वो आक्रमण कर देगा, कमज़ोर होएंगे तो लोग हमको दबा लेंगे। कितने लोग इस बात से सहमत हैं जिन्होंने जॉइंट फैमिली को पुराने समय में देखा है? जॉइंट फैमिली में अंदर से कुछ भी टूट फूट चलती रहे पर बाहर वालों को दिखाते रहते थे कि हम एक हैं, क्योंकि बाहर वालों को पता चलेगा कि तुम अंदर से टूटे हुए हो तो लोग तुमको दबा लेंगे। कितने लोगों को ये ध्यान में था? है ना, ऐसा हमने अपने बचपन में खूब देखा है। तो इससे पता चला कि हमारी फैमिली बाहरी डर के थी, समाज का शिष्टाचार था, बाहर का डर था, गरीबी थी, फ्री के लोग चाहिए थे, व्यवसाय की आवश्यकता थी। ये हमारी फैमिली के कारण थे। आज इनमें से कौन सा कारण बचा? आज इनमें से कौन सा कारण बचा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इनमें से कोई भी कारण नहीं बचा। ना तो बाहर से कोई आक्रमण कर देगा इस बात का डर है, ना बाहर दूसरों को दिखाना है कि हमारी जॉइंट फैमिली है। आप जॉब कर रहे हैं तो व्यवसाय के रूप में आपकी आवश्यकता नहीं है जॉइंट फैमिली। तो सही अर्थों में कहा जाए तो आज परिवार हमारी जो जिन आधारों पे हमारा परिवार टिका हुआ था वो आधार ही खत्म हो गए। इसलिए हमको बार बार सोचना पड़ता है कि यार ये कब तक ठीक चल रहा था, अचानक ये भूचाल कैसे आ गया? तो कि हमारे आधार हिल गए हैं, पुराने आधार हिल गए हैं, नए आधार आए नहीं हैं। बीच का दौर चल रहा है, पुराना मकान गिर गया है और नया मकान बना नहीं है। तो क्या समझ में आया? अब तक क्या मान रहे थे कि पैसा आने से जिंदगी में बाहर आ जाएगी। अब क्या पता चला? क्या पता चला कि पैसा आने से बाहर नहीं आ रही है ना। हमने अपनों से दुख पाया कि परायों से पाया? अपनों से पाया। इसका मतलब प्रॉब्लम तो केवल पैसे के कारण नहीं है। तो सर के परिवार में एक आदमी के समझदार होने से चलेगा कि सभी के समझदार होने से चलेगा? सभी के समझदार होने से चलेगा, ये बात समझ में आई। और सभी के समझदार होने से चलेगा कि समाज में भी सब कुछ ठीक होने से चलेगा। बोले खून का रिश्ता, पत्नी तो खून के रिश्ते से बाहर से ही आती है भाई। भारतीय हिंदू परंपरा में तो गोत्र में शादी नहीं होती ना। गोत्र मतलब खून का रिश्ता है ना। जैसे अपन गौशाला रखते हैं तो गौशाला करते हैं तो 3 पीढ़ी के बाद उसी बुल से उस गाय को क्रॉस नहीं कराते हैं, क्योंकि इन ब्रीडिंग से बीमारियां आने का खतरा रहता है। तो गोत्र में भी शादी नहीं करते हैं, क्योंकि तो पत्नी तो गोत्र के बाहर से आती है, और अब पत्नी कहाँ से आएगी कुछ पता ही नहीं है। वो इंटरनेशनल कहीं भी आ सकती है, कहीं भी जा सकती है, आ सकती है। और कम से कम लड़की आ जाए तो भी ठीक है। अब तो नया खतरा पैदा हो गया है। तो ये तमाम परिस्थितियां हमको ये कह रही हैं। आज 32 देश ऐसे हैं जहां गेज और लेस्बियंस के लिए मैरिज के लिए लीगल मैरिज है। 32 या 36 है ना। तो 32 या 36 कंट्रीज ऐसे हैं जहां मेल से शादी कर सकता है, फीमेल से शादी कर सकता है ना। जब देशों के लेवल पे इसको एक्सेप्ट किया गया तो
तो इसका लीगल एक्सेप्टेबिलिटी तो हो ही गया, और किसी के मन में आता है तो उसको कैसे रोकोगे आप? तो इसका मतलब है अब क्या सही है क्या गलत है, उसका आधार क्या होगा, उसको कैसे बोलें, इस पे भी हम खुल के बात करेंगे समय आने से। लेकिन कम से कम एक बात ध्यान में आ गई कि मेरे परिवार का सुख शांति से रहने के लिए समाज में सभी का समझदार होना आवश्यक है कि नहीं है ना? तो इसका मतलब है मेरे एक व्यक्ति के सुखी होने के लिए क्या आवश्यक है? केवल पैसे से काम चल जाएगा कि मानव में समाधान, परिवार में समृद्धि, समाज में अभय, प्रकृति में संतुलन, ये चारों चीजें मेरे सुखी होने के लिए मेरी आवश्यकता है। कितने लोगों तक ये बात पहुंची? कौन बोल के बताएगा? माइक माइक दीजिए। नहीं नहीं माइक, हाँ जी माइक भैया, 3 माइक है, तुम यार एक लिए घूमते रहते हो। दो, एक इधर दो। हेलो। सुख है और उसका आउटपुट है सुख, परिवार की पूर्तता का आउटपुट है शांति, समाज की पूर्तता का आउटपुट है संतोष, और प्रकृति की पूर्तता का आउटपुट है आनंद। इससे ही आदमी हमेशा खुश रहता है। बढ़िया। लेकिन सर एक मेरा हाँ, सवाल था हाँ कि आपने पहले भी कहा कि अगर हम अपनों को पहचान ले तो अपनों से हमारी यात्रा सफल हो जाएंगी। अगर हम इस चारों भी आयाम पर अगर निर्भर रहे तो हम जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आपने ही कहा था कि हम किसी को भी हम हैंडल नहीं कर सकते, किसी की भावना पे हमारा नियंत्रण नहीं है। आपकी बात ठीक है। हाँ आपकी योग्यता इतनी हो कि आप हैंडल कर सको, बस उतना ही काफी है। हाँ सर बराबर। क्या बात बोला था? स्वयं गलती नहीं करना, दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होना, अयोग्यता को योग्यता में बदलने की क्षमता के साथ बने रहना, बस हो गया काम। सही बात है सर, लेकिन हमारी खुशी किस चीज से मिले? इन आयामों के देखो कल को आपकी बेटी कहाँ से आपका बेटा होगा तो बहू कहाँ से आएगी आपको पता है? नहीं, नहीं पता। और वो खराब सैंपल आ गया तो क्या होगा आपका? दुख होगा सर। हो गया ध्वस्त, और उसमें रिप्लेसमेंट का कोई चांस नहीं है। नहीं उसमें। तो अब समझ लो, आपके यदि फाइनली बोलेंगे तो आपके परिवार के सुख शांति के लिए सारी बेटियां समझदार हों, ये आपकी जरूरत है। जी सर जी, धन्यवाद। ऐसा लक्ष्य होने से चलेगा कि मानव लक्ष्य होने से चलेगा? और पैसा उसमें शामिल है कि नहीं है? पैसा कहाँ शामिल है? जब मानव लक्ष्य की बात कर रहे हैं तो पैसा उसमें कहाँ है? जब पैसा उसमें कर रहे हैं तो समृद्धि में सारा स्किल समाया हुआ है। तो मेरा डॉक्टर होना कहाँ आ गया? कोई डॉक्टरी पूर्वक समृद्धि होगा, कोई इंजीनियरिंग के साथ समृद्धि को पाएगा, कोई गाय के साथ समृद्धि को पाएगा, कोई फैक्ट्री के साथ समृद्धि को पाएगा, कोई सेवा के साथ पाएगा, कोई व्यवस्था में भागीदारी के साथ, अभी जिसको सरकार कह रहे हैं उस रूप में पाएगा। तो इसका मतलब है जो हम कह रहे थे वो इसका छोटा सा पार्ट निकला, लेकिन मूल बात जो है वो छोटी हुई है। तो पैसा लक्ष्य होने से नहीं चलेगा, मानव लक्ष्य होने से चलेगा। इसी को बोला मानव लक्ष्य। बढ़िया, अब बात क्लियर हो गई। स्वयं गलती नहीं करना, तो सही गलत की पहचान क्या होगी? स्वयं गलती नहीं करना तो किसको सही कहा किसको गलत कहा जाए? सही गलत पाप पुण्य उचित अनुचित की पहचान क्या होगी? सही गलत पाप पुण्य उचित अनुचित ये सबका अलग अलग अपना अपना होगा कि ये यूनिवर्सल होने की आवश्यकता है? यूनिवर्सल होने, सारी लड़ाई हमारी इतनी है। बाप को लगता है मैं ठीक हूं, बच्चों को लगता है मैं ठीक हूं, पति को लगता है मैं ठीक हूं, पत्नी को लगता है मैं ठीक हूं। दुनिया में सारी लड़ाई मात्र एक लाइन की है, चलेगी किसकी? सास बहू की लड़ाई क्या है? चलेगी किसकी? बाप बेटे का जूझना किस बात का है? चलेगी किसकी? सरकारों में जूझना किसका है? चलेगी किसकी? दूसरा प्लेनेट अभी मिला नहीं है, वहां भी यही लड़ाई है, चलेगी किसकी? और मेरे भीतर भी यही लड़ाई है, चलेगी किसकी? मेरा एक मन ये कहता है, दूसरा मन ये कहता है, दिल ये कहता है और दिमाग ये कहता है, कौन ठीक है कौन गलत है? तो सही गलत उचित अनुचित पाप पुण्य का फैसला कैसे होगा? तो कैसे फैसला होगा?
जो मानव लक्ष्य के अर्थ में है, जो मानव लक्ष्य के अर्थ में है वो सही है, उचित है, पुण्य है। जो मानव लक्ष्य के अर्थ में नहीं है वो पाप है, वो अनुचित है, बेकार है। एक ही तरह से सारे फैसले हो गए। जो मानव लक्ष्य के अर्थ में है, ऐसा काम जिससे सभी समझदार होते हों, सभी समृद्ध होते हों, समाज भय से मुक्त होता हो, प्रकृति में संतुलन होता हो, वो सब सही है, उचित है, पुण्य है। जो इसके विपरीत हो वो पाप है, अधर्म है। अब जितने नाम दे लिया सब दे लग। तो मानव जाति के लिए सब कुछ एक धरातल पे आ गया। हम एक धरातल पे डिफाइन कर सकते हैं कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। इसमें किसी धर्म जाति का मामला नहीं है, किसी देश का मामला नहीं है, किसी काल का मामला नहीं है। सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है। है? हाँ, चाहते तो पहले चाहना ही अभी कंप्लीट नहीं थी ना। अभी चाहते तो यही थे कि पैसा आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। कहाँ चाहते थे? चाहते थे खुशियां, और जोड़ रखा है पैसे के साथ। वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। बस पैसा कहाँ से आए? तो चाहत को कॉन्क्रेटाइज किया जाए, चाहत को ठीक से उसको सेट किया जाए कि हम कहाँ पहुंचे। तो इस पूरी चर्चा से कहाँ पहुंचे? पूरी चर्चा का सार क्या निकला, लिख डालिए। इस पूरी चर्चा से क्या निकला एक बार लिख डालिए। हमने कहाँ से शुरू किया, किन किन पॉइंट से गुजर के फाइनली क्या पहुंचे, और इससे हमने क्या कहने की कोशिश की, क्या नया बोल रहे हैं जो पहले नहीं बोल रहे थे। ऐसा भी ध्यान दीजिए। हाँ जी, कैमरा बोर्ड पे। एडजस्टमेंट जैसे यूज करते हैं, जैसे भैया ने वो क्वेश्चन की आवश्यकता है, मान लीजिए 2 रोटी की आवश्यकता है और अपने पास एक ही रोटी है, तो एक रोटी खा के भाई समाधानित हो जाओ, इस तरीके से यूज होता है। यहाँ जो समाधान कह रहे हैं कि कोई भी घटना मान लीजिए हो नहीं रही नहीं, है। 2 रोटी की आवश्यकता है तो 4 कमाओ, 2 अपने लिए खाओ और 2 को बांट के खुश हो, ये समाधान है। अच्छा, तो जितनी चादर उतने पैर, ये समाधान नहीं है। तो समृद्धि जितने वाला- पैर उससे दुगने चादर, और एक चादर एक्स्ट्रा गेस्ट आ जाए तो उसको अपनी चादर में नहीं सुलाओगे। बढ़िया। हेलो सर, नमस्ते। हाँ। कि अगर मैं समाधानी हूँ तो क्या मैं सुखी हो सकता हूँ? तो मराठी में उनका समाधान का मतलब यानी सेटिस्फेक्शन था, और हमारा जो समाधान हिंदी में उनका उसका मतलब है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का मतलब उनको नहीं बोलना था, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं, का। सेटिस्फेक्शन इसका मतलब आपका सेटिस्फेक्शन भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं है जो इंग्लिश में सेटिस्फेक्शन है। जी है, आपका लेकिन सेटिस्फेक्शन भी मराठी सेटिस्फेक्शन है। लेकिन उसका जो समाधान है वो हिंदी वाला समाधान नहीं है। हाँ, वो समझौता वाला ही है आपका सेटिस्फेक्शन भी। जी, देखो ये कंडीशनिंग है, ठीक है। यहाँ जब कह रहे हैं, मेरे को लगता है कि आपका वो एग्जाम्पल से ठीक समझ में आ रहा है कि 2 रोटी है तो एक एक करके खा लिया, ये समझौता है। 2 रोटी की आवश्यकता है तो 4 कमा लिया और बढ़िया पेट भर खाया और एक को और एक्स्ट्रा खिलाया, इसका नाम समाधान। तो आवश्यकता से अधिक होने का भाव, मैं थोड़ा- आवश्यकता कंप्रोमाइज करने को नहीं बोल रहे। थोड़ा सा आगे बोलना चाह रहा था कि जैसे ये अपन समृद्धि को मान रहे हैं, आप थोड़ा ठीक कर देना अगर गलत हुआ तो, कि जितनी आवश्यकता है उससे और ज़्यादा हमारे पास उपलब्ध है, उसको फिर बांट भी रहे हैं। समाधान जैसे भैया भी बोल ही रहे हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी घटना घट रही है ना, तो उसका नियम पहले से मेरे विचार की स्थिति में स्थापित है। उस घटना के नियम को मैं पहचान रहा हूँ हर समय, और मेरी ऐसी विचार की स्थिति है कि उसमें हर घटना के क्यों का उत्तर मेरे पास उपलब्ध है। इस स्थिति को मान लीजिए समाधान कह रहे हैं। उसके बाद आदमी कुछ श्रम करके 2 रोटी की आवश्यकता है 4 रोटी मिला लेता है ना, तो वो आवश्यकता से ज्यादा हो गया, तो वो समृद्धि हो गया, है ना। उसमें उसको बांटने की जो स्थिति है उसमें फिर म्यूचुअल फुलफिलमेंट जो है वो भी अब समाधान का एक्सप्रेशन है, तो वो सुख है ना। तो ये समाधान, सुख जो है वो समाधान का एक्सप्रेशन है ना। ऐसा इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है
एक मिनट ऐसा करते हैं, चल रहे? देखिए, समाधान का अर्थ है पेरिनियल सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन, नेचुरल सॉल्यूशन या नेचर का नियम, प्रकृति के नियम के अनुसार जीना। तो वो सेम है आपका और गुजराती का। गुजराती में भी यही है, समाधान मतलब समझौता, इसलिए वहां समझण शब्द इस्तेमाल करते हैं, समाधान के साथ में समझण बोलते हैं। चलिए, हो गया। हमने क्या चर्चा करने की कोशिश की? तो एक तो ये बताइए, अभी बज रहा है टाइम 4:31 है, ब्रेक का समय हो गया है। तो ये बताइए, एक तो समय हो गया 4:31। कंटेंट की दृष्टि से देखेंगे, एक काम ये हो सकता है कि मैं कंटेंट के फ्लो को एक बार बोलूं, दूसरा काम ये हो सकता है कि ब्रेक के बाद जब लौट के आए तो आप लोग ग्रुप्स में बैठ के उसको आपस में सबको ही अपना अपना शेयर करो कि मेरे को क्या समझ में आया। पहला दिन है, कंटेंट को मैं आगे बोलता चला जाऊं और कंटेंट आप पे भारी पड़े, ऐसा ना हो, है ना। आप कंटेंट पे भारी पड़ना चाहिए, यवतमाल में तो ऐसा होगा ही। तो अब आप बताओ आप क्या चाहते हो? आप लौट के आओ तो मैं एक बार रिपीट करूं? है? तो ऐसा करूंगा, ऐसा करेंगे, भैया आज ग्रुप जैसे है ऐसे ही बना लेंगे, रैंडम, है ना। कल वाला सिस्टम कल कर लेंगे। मैं आप लौट के आओगे तो मैं एक बार रिपीट करता हूं और फिर उसके बाद आप ग्रुप डिस्कशन करोगे, ठीक रहेगा? माइक ऑन कर लीजिए। आज के लिए थोड़ा सा ऐसा